तो अगला हमारा टॉपिक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यदि हमारे पास कोई सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब कल लीनियर इक्वेशन का हमारा कलेक्शन है। इसके बारे में पूरा डील जो है हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। ये जो इसका जो कांस्टेंट जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो हो, एटलीस्ट वन एंट्री उसमें क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तब जो हमारा जो सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें जो खास जो चेक करने वाली जो बात है कि यदि b इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये तो हमारा होमोजीनियस हो गया, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में ये हमारा हो रहा है नॉन होमोजीनियस, है ना। याद रखना, नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, ऐसा। अब इसमें आप देख पाएंगे कि क्या हम चेक करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और कितने इक्वेशन है यहाँ पे, दो इक्वेशन है। यदि हम चेक करना चाहें कि क्या जीरो जीरो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो रहा है ना, तो आप देख पाएंगे कि ये जो जीरो जीरो जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते थे किसमें, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो ये जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है कभी भी किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। जीरो जीरो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीजन क्या है, ये जो आपका जो कांस्टेंट जो मैट्रिक्स बनता है हमारा b1 b2 b3 से लेकर bm तक, ये वैल्यू को ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता। सो x इक्वल टू जीरो इज नेवर अ सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। b इज नॉट इक्वल टू जीरो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो। अब जब हम किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसको भी सॉल्व करने का अपना एक प्रॉपर वे है, एक अलग तरीका है। और उसको सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट हम और देखते हैं कि ये जो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको एक अलग फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करते हैं, वहां से जो हमको मैट्रिक्स मिलता है ना। एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि क्या है हमारा ए है, यहाँ पे ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स जो कि वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, और बी हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और कांस्टेंट मैट्रिक्स बी को मिलाकर एक हम नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं, और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे उसको, और उसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरीका से हम इसको लिखेंगे कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि क्या है, नॉन होमोजीनियस है, तो उसका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा उसको इस प्रकार ए डॉट करके भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। जो रेशियो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे कि आपका ए रेशियो बी जो हम यूज करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही ए रेशियो बी टाइप का भी आप लिख सकते हैं, या इस प्रकार एक खड़ी लाइन भी आप दे सकते हैं, है ना। दोनों इसमें एप्लीकेबल है। तो ये जो नया फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर में, हमने दो मैट्रिक्स को लिया हुआ है। ये जो है आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी हमारा क्या है, सॉरी ये, हाँ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये कहलाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेके चले हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -3 एंड x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। तो इसके x y z के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, जब उसको हम रो वाइज लिखते हैं तो हमको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये 1 1 1 1 माइनस 2 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1। अब ये इस प्रकार परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, और उसके बाद इसके जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं, या कहें कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है, उसके वैल्यू को जब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 5 -3 4, क्रम से ध्यान देना, 5 -3 4, ये क्रम को अपने को चेंज नहीं करना है। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला, ये मैट्रिक्स हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ध्यान दें, यदि आपने होमोजीनियस सिस्टम के जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का तरीका यदि आपने सही से सीखा है, तो ये भी बिल्कुल सेम वे में इसको हमको सॉल्व करना है। बशर्ते ये है कि इसमें एक कॉलम जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और वो कॉलम किसका होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स का होगा एक्स्ट्रा कॉलम। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जो हम लाइन देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, इसको हमको यहाँ पे इग्नोर करके चलना है। समझ लेना है कि ये
ये जो 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, अब ये 3/4 का मैट्रिक्स बना है, एक नया कॉलम हमको जोड़ के चलना है। और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, और उसका भी एक अपना एक प्रॉपर वे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसको भी हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर कहें रो ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको भी बैक ट्रैकिंग मेथड से इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, और एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ रहेगा उसको हमको सॉल्व करना है, और बताना है कि इस सिस्टम का भी सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमको मिलने वाले हैं गिवन सिस्टम का। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसी एक एग्जांपल से हम कुछ इस पे निष्कर्ष पे बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन इसमें हम होल्ड करा सकते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा, या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। उन चीजों पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, सीधा हम आर्गुमेंटेड यहाँ मैट्रिक्स की बात करते हैं सीधा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 1 1 2 3 4 5 7 9, और उसके बाद ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आ रहे हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये है आपका 3 9 21। मैं इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट जहां से हमको सॉल्व करना है मैं उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसा। और यहाँ पे ये आप एक लाइन ड्रा कर दी, ये बताने के लिए कि ये जो लास्ट का जो कॉलम है, कॉलम नंबर 4, ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स के एंट्री है। चलिए, अब इसको हमको क्या करना है, वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस करना है। इसको हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको पहला एलिमेंट मिल गया पाइवोट 1 यहाँ पे, है ना। तो उसके नीचे की जितने एंट्री है सभी को हमको 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 को हमने चेंज किया R2 माइनस 2R1, एंड R3 को हमने चेंज किया R1 की मदद से, और ये चेंज हो जाएगा R3 माइनस 5R1। तो ये जो मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा 1 1 1, और ये आपका 3, फिर ये हो गया 0, 3 माइनस 2 किए तो 1, 4 माइनस 2 किए तो 2, और 9 माइनस 6 किए तो ये हो गया 3। ध्यान दें, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है ना R1 में, ध्यान देना। अब नेक्स्ट R3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो सब में 5 5 5, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, है ना, अंतिम एलिमेंट। तो R3 माइनस R1 कर रहे हैं 5R1, तो ये हो गया फिर से 0। नेक्स्ट 7 माइनस 5 होगा तो ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये आपका 21 माइनस 15 करेंगे तो ये दे देगा 6। ये कैलकुलेशन। अब आगे इसी राइट साइड देखिए इसमें। अब नेक्स्ट जो हमको पाइवोट मिल रहा है यहाँ पे सेकेंड रो में 1, अब इसके नीचे की जितने भी एंट्री है उसको 0 करो। तो उसके लिए हमको R3 को चेंज करना पड़ेगा। R3 चेंज होगा R2 की मदद से अब, है ना, क्योंकि पाइवोट हम कहाँ से ले रहे हैं, कॉलम 2, सॉरी रो 2 से ले रहे हैं। सो R3 माइनस, अब एलिमेंट 2 है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई में ये आपका आ गया R2। तो नया मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहेंगे, है ना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। 1 1 1, और ये 3, है ना। जो रो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो, पहला काम तो 0 1 2 3। अब यहाँ से चेंजेस है, 0 माइनस 0 ये हो गया 0। ध्यान दें, तीसरा रो में से दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका फिर से 0। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 माइनस 4 ये हो गया 0। फिर यहाँ पे 3 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 6 फिर से हो गया 0। अच्छा, मैं यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए लाइन देना भूल गया, अब यहाँ पर भी लाइन दे देते हैं। ये देखिए, ये इसके बाद हम आगे कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसके बाद वाला जो रो है उसमें कहीं पे हमको पाइवोट नहीं मिल रहा है, और उसके नीचे कोई अलग से रो भी नहीं है। तो ये हमारा अंतिम इक्विवेलेंट फॉर्म का ये लास्ट स्टेप हो गया। ध्यान दें इसको। अब जब इसको हम आगे बढ़ते हैं, नाउ
तो ये जो हमारा ax इक्वल टू बी वाला जो टर्म था, जहां पे a हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, वहां पे हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि अभी हम बैक ट्रैकिंग मेथड की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम एक निष्कर्ष पे जब पहुंचेंगे, लास्ट कंक्लूजन, उसके बाद डायरेक्ट हम यही से देख के बताएंगे, किसकी मदद से, रैंक की मदद से, है ना, कि ए का रैंक या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल हो रहा है या उससे कम हो रहा है, इन सब चीजों का निष्कर्ष निकालेंगे। तब हम डायरेक्ट यहीं से बताएंगे कि हमको सॉल्यूशन मिलेगा या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कैसा है। नाउ 1 1 1 0 1 2 0 0 0 और यहाँ पे जो वेरिएबल है x y z, ध्यान देना इस फॉर्म को मैं पहले नहीं लिख पाया था, है ना, मैं डायरेक्ट किया था। अब यहाँ पे ये जो हमारा 3921 आना था, अब हमारे पास आ चुका है 330। ये जब लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ से पहला जो लीनियर इक्वेशन जो मिलने वाला है वो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड राइट साइड में देखिए इसका पहला एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा वो है 3। नेक्स्ट में 0 प्लस वाई प्लस 2z, दिस इज इक्वल टू अगेन 3, और लास्ट वाले कॉलम के लिए तो ये आपका 0 0 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, देखिए, है ना। तो ये तो थर्ड रो को हमको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अंडरस्टूड है पहले से। अब इन्हीं दो की मदद से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए ये जो सेकेंड हमको मिला, बैक ट्रैकिंग मेथड का मतलब क्या है, नीचे से हमको ऊपर की ओर बढ़ना है सॉल्व करते हुए। तो यहाँ से y की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं 3 माइनस 2z करके। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस y की वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रख देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, x प्लस y की जगह रखेंगे हम 3 माइनस 2z प्लस ऑलरेडी पहले से z है, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया x माइनस जेड इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू जेड। ये देखिए x इक्वल टू जेड मिल गया एक वैल्यू, और एक y इक्वल टू 3 माइनस 2z मिल गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देन सॉल्यूशन s इक्वल टू, कैसा सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है हमको x y z का ऐसा कलेक्शन, हम ट्रांसपोज ले रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है हमारा कॉलम के फॉर्म में होता है, सच दैट y कैसा है, y इक्वल टू 3 माइनस 2z के पदों में है, और x कैसा है, ये z के पदों में है। ये देखिए, अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं, जो एंट्रीज हैं यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से जेड पे डिपेंड है। देखिए जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और एक्स और वाई आपके डिपेंडेंट हो गए। यहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जो इसके पहले मैं बताया था कि आगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे करके, तो इसको और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई जेड है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जो यहाँ हमने सोल्यूशन में मिला हुआ है हमको। तो ये हो जाएगा जेड एक्स की जगह में, वाई की जगह में हम रख सकते हैं 3 माइनस 2z, और जेड तो अपनी जगह में रहेगा ही, और ये ट्रांसपोज सच दैट जेड बिलोंग्स टू, आप ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से देखिए एक और टर्म कर देते हैं, यहाँ से जेड कॉमन निकाल दो, अच्छा यहाँ से नहीं निकाल सकता है ना, तो 3 माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा, तो ये इसको इसी पदों में रहने दो। अब आप देख पा रहे हैं लास्ट जो हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पे जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बताइए ये समझ में आया क्या, ये वाला सॉल्यूशन? सर आगे। ठीक, अब इसमें एक और चीज हम चेक करेंगे रैंक की मदद से थोड़ा सा, कि यहाँ पे लास्ट में जो हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि हम केवल मैट्रिक्स ए के रैंक की बात करें हम इसकी, है ना, तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर है आपका 2,
है ना। लेकिन यदि हम रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे 2 है, ध्यान दें। मतलब यदि हमको रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी मिल रहा है और वो 2 मिला, लेकिन किससे कम मिल रहा है? एन से कम मिल रहा है। देखिए एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स। 3 से कम हो गया, 3 से कम हो गया, ये वेरिएबल्स है। तो उस केस में सॉल्यूशन जो हमको मिलने वाला है वो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाला है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है यदि मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो दोनों इक्वल हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाए? वो कम हो जाए। और यदि इक्वल टू हो जाता है, यदि क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है, तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान देंगे, हमको क्या मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कि थोड़ा सा हम इसको चेंज करके देखें। देखिए ये जो हमारा एंट्री है मैट्रिक्स ए का, जो तीसरे कॉलम का जो तीसरा रो का जो एलिमेंट होगा यहाँ पे, ध्यान दें। यहाँ पे देखिए मैं डिब्बा बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा कोई नॉन जीरो हम एलिमेंट ले लें तो उस केस में रैंक ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान दें, इस केस में हमको क्या मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं बीच में यहाँ पे सेट नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, ध्यान दो आप लोग। देखिए जब इसको इक्वल आप टू आ जा सॉल्व, रहा रैंक जो है, हाँ क्या बोलिए? वो इक्वल टू रहे रैंक जो है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या पूछ रहे हैं, मैं मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर बोल रहा हूँ, दोनों रैंक समान रहेगा। हाँ दोनों रैंक समान रहेगा, दोनों का। ठीक है सर, ओके। हाँ, और कैसे समान रहेगा? देखिए जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाते हैं ना, बाद में मैं उसको चेंज कर दूंगा जब पीडीएफ भेजूंगा तो। नीचे में जैसे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, सपोज मैं 1 ही ले लेता हूँ, है ना, लास्ट वाले जो रो है हमारा यहाँ पे देखिए, लास्ट रो में मैं 1 ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए इसको रट्टे टाइप का नहीं है, थोड़ा समझना है चीजों को। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अंतिम वाले रो और इस कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस जेड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या मिलना है हमको? 0 मिलना है। हो सकता है ये 330 के जगह में, 0 के जगह में भी कोई नॉन जीरो एंट्री हो सकता है, तो मैं 0 ही ले लिया हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि जेड यदि 0 हो जाता है यहाँ पे, तो जेड को एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गया, और जैसे ही जेड को फिक्स्ड वैल्यू मिलता है तो उसकी हेल्प से एक्स को भी फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? 0। और y को भी एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा, जो कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 0, मतलब कितना मिल जाएगा? 3। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमको? हमको सॉल्यूशन मिल गया 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू भी 0। तो 0 3 0 एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गया ना। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ कौन सा सॉल्यूशन है? ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ध्यान देना, अभी हमने थ्योरी में देखा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी 0 0 इसको होल्ड नहीं करेगा। तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे, यदि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तब भी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है तब भी, ये हमेशा हमको क्या देने वाला है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देने वाला है। और ये इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, ध्यान देंगे, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। इसमें और भी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, जिससे चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक? जी सर। ठीक, यहाँ पे 0 था और यहाँ पर भी 0 ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसका जो लास्ट जो रिजल्ट जो हमको मिलेगा, हम उस पर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। और इन द लास्ट आपको इसको अपने माइंड में सेट करना है। ये जो रिजल्ट है कि सपोज हमारे पास कोई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला केस हम देखेंगे। पहला केस क्या है कि सपोज ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो उस केस में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, कि उसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और उसी को एक और तरीका से क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब यदि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो हम लिए उसका रैंक और मैट्रिक्स ए का जो रैंक है, यदि दोनों इक्वल नहीं है तो हमको सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा हमको सॉल्यूशन, जब दोनों इक्वल हो, उसी केस में हमको सॉल्यूशन मिलना है, जब हम किसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तब। ध्यान दें, मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक यदि इक्वल हो जाता है, उसी केस में हमको सॉल्यूशन मिल रहा है ना। और सॉल्यूशन जब मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब उसके पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पहला तो ये कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हमको कब देगा, रैंक तो बराबर हो ही रहा है दोनों का, लेकिन किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के जब ये बराबर हो जाए तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि दोनों का रैंक इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा मिले हमको, जैसे अभी वाला केस, अभी जो हमने पिछला एग्जांपल देखा वो वाला केस है, तो उस केस में सिस्टम के पास हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है जी, सामने पेज जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताएं। आगे और भी एग्जांपल हम देखते जाएंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएगी। क्लियर है सर। ओके, चलिए फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है उस पर हमको इसको चर्चा करना है। तो यहां से देखिए, सीधा हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी। क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 1 1 2 3 5 4 6, यहाँ पे ए है, और उसके बाद हमारे पास है 3 10 एंड बी। इसको हमको पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो पहला एलिमेंट तो हमको मिल गया पाइवोट जो कि 1 ही है, तो यहाँ से आपका R2 चेंज हो जाएगा, R2 चेंज होगा R1 की मदद से, R2 माइनस सीधा हम करेंगे 2R1, एंड R3 भी चेंज हो जाएगा R1 की मदद से, ये हो जाएगा R3 माइनस 4R1। जितने की रिक्वायरमेंट है हमको माइनस करने के लिए, उसी को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मिनट, थोड़ा पेज और नीचे कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करना आसान हो, चीजें सब सामने दिखे। हाँ, अब यहाँ से देखिए मैट्रिक्स हमको क्या मिलने वाला है, ये मिल गया 1 1 1 और ये 3। 2 माइनस 2 करेंगे ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 करेंगे 1, फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 3 जा 6 हुआ है, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 4 माइनस 4 करने पे 0, 6 माइनस 4 करने पे 2, और ये हो जाएगा a माइनस 4, पहले स्टेप के लिए a माइनस 4। और यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 12, तो ये दे देगा आपको b माइनस 12। ये हमने मैट्रिक्स बना दिया ऐसा। अब नेक्स्ट सेकेंड रो में पाइवोट हमको 1 मिल गया, ये यहाँ पे ये देखिए। अब उसके नीचे वाली वैल्यू को हमको 0 करना है इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब हम केवल R3 को चेंज करने की आवश्यकता है। सो R3 चेंज होगा अब R2 की मदद से, जिस रो में पाइवोट होगा उसी की मदद से वो चेंज होगा, है ना। तो क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए, तो 2R2 हो जाएगा ये। तो चलिए चेंज करिए, ये चेंज हो जाएगा आपको 1 1 1 3 0 1 3 4। अब ये 0, 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए a माइनस 4 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 3 जा 6, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 4 से तो ये हो जाएगा a माइनस 10। अब नेक्स्ट इसमें हम फिर से किसका मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का, तो 2 4 जा 8 हुआ। सो b माइनस 12 माइनस 8 करेंगे तो 12 माइनस 8 आपको हो जाएगा 20। और ये यहाँ से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया हमने ऐसा,
है ना, क्रम को थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये अब देखिए इसके बाद तो हम आगे नहीं कर सकते, है ना, ये हमको जितने भी हमको पाइवोट मिलना था उसके नीचे के सारे एंट्रीज हमको क्या मिल गए, 0 मिल गए। अब जो भी डिस्कशन हमको करना है यहीं से करना है। तो पहला जो इसमें पॉइंट जो गिवन है हमको, नो सॉल्यूशन के लिए हमको चर्चा करना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए चर्चा करना है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए चर्चा करना है कि इस इक्वेशन में ए और बी के कौन कौन से वैल्यू के लिए हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। सो पहला केस नो सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशन वाला केस हम अभी देख के आए कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन if and only if rank of A is not equal to आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक इक्वल ना हो तब। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें, दोनों इक्वल ना हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए, आप लोग बताइए, ध्यान देना। यहाँ पे जो भी चीज हमको चर्चा करने की आवश्यकता है वो A-10 और B-20 A equal to 0 और B not equal to 20 लेने पे A-10 equal to 0 and B-20 is not equal to 0। देखिए यदि मैट्रिक्स ए का A-10 आपका 0 हो जाता है तो रैंक ए का मैट्रिक कितना हो जाएगा, रैंक ए ये आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि तीसरा रो पूरी तरह से 0 होने वाला है। ध्यान दो, मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया, a इक्वल टू 10 मिल गया। देखिए, है ना, यहाँ से हमको a इक्वल टू 10 मिल गया और यहाँ से हमको b इज नॉट इक्वल टू 20। तो इस सिचुएशन में यदि a की वैल्यू 10 रखते हैं तो देखिए तीसरा एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, तो रैंक a हमको मिल गया 2 मिल गया। लेकिन यदि हम रैंक ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की बात करें तो हमने तो B-20 को नॉट इक्वल टू लिया हुआ है, मतलब बी को हमको 20 नहीं लेना है, उसके अलावा कुछ भी ले लेंगे तो ये नॉन जीरो मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमको यहाँ का जो रैंक है कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये पहला वाला केस हो गया जो अभी हमने रिजल्ट देखा उसमें। तो नो सॉल्यूशन का केस हमको कब मिलने वाला है, जब आपका ए क्या हो जाए, 10 हो जाए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 20 के अलावा कुछ भी आप वैल्यू रख दो इस लीनियर इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हमको नो सॉल्यूशन वाला केस मिलेगा। क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं वो है यूनिक सॉल्यूशन नंबर 2। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और वो कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 के इक्वल के लिए हमको क्या इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है, देखिए ए की कौन सी वैल्यू या बी की कौन सी वैल्यू के लिए हम कर सकते हैं इसको, A is not equal to 10 पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। A-10 इज नॉट इक्वल टू 0। बी के लिए चर्चा कर सकते हैं क्या? नो सर, कुछ जरूरी नहीं है, भी कुछ भी हो सकता है। बी देखिए नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका एलिमेंट, ध्यान दो, क्योंकि यदि ये बी इक्वल टू 20 भी रख देते हैं तब भी उसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट तो हमारा नॉन जीरो है, तो कुल मिला के 3 नॉन जीरो रो तो हमको मिल ही गए। तो फाइनली मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कुल मिलाकर हमको 3 ही मिलना है ना, ध्यान देंगे इसको। ये यहाँ पे ए का मैट्रिक्स और ये का जो रैंक होगा और आर्गुमेंटेड दोनों ही केस में क्या मिलेगा, हमको 3 मिल जाएगा यदि ये हमारा क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो ये बी पे डिपेंड है, कर ही नहीं रहा है, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 10, यदि हम कर दें एक पॉइंट बस तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी में वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रैंक तो इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाए, वो छोटा हो जाए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन,
रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और ये लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या करने की आवश्यकता है, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ a माइनस 10 था और यहाँ पे b माइनस 20 था, ऐसा दोनों को 0 होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमको दोनों को 0 करना पड़ेगा, तब जाके इसका मैट्रिक्स का जो रैंक है 3 से क्या मिलेगा हमको, छोटा मिलेगा, है ना। तो ये हम लिखेंगे इसको a माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो a इक्वल टू हमको मिल जाएगा 10, ये वैल्यू, एंड b माइनस 20 शुड बी आल्सो 0 एंड b इक्वल टू 20। ये तो तीसरा जो हमारा केस है, उस केस में यदि a इक्वल टू 10 रखें और b इक्वल टू 20 रखें, तब हमको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस है, इसका हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है जी। जी सर। चलिए यहाँ पे ये किसी साल पूछा गया सवाल है, ये मैं इसमें ईयर को मेंशन नहीं कर पाया हूँ, है ना। ये PYQ से था, सेट या फिर नेट किसी में से है ये सवाल, है ना। तो यहाँ से देखिए इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पहले तैयार करते हैं, ये हो जाए। अच्छा ये तो ऑलरेडी गिवन है ना। तो 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड 1 3 बीटा। सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कहाँ पे ये सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, क्या दे रहा है। तो पहला काम कर दिया हमने, R2 को चेंज किया R2 माइनस R1 करके, एंड R3 को चेंज किया R3 माइनस 2R1 करके। तो मैट्रिक्स जो हमको मिलने वाला है 1 माइनस 1 1 1, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना दे देगा, 2 दे देगा, ये हो जाएगा 2। फिर 1 माइनस 1 फिर से 0, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 करेंगे ये हो जाएगा 0, 3 माइनस माइनस 2 तो ये हो जाएगा 5, है ना। और अल्फा माइनस 2 और यहाँ से बीटा माइनस 2, और ये बना दो आर्गुमेंट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा इसी में मैं यहीं पे राइट साइड में आगे बढ़ा देता हूँ। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके नीचे वाले ये पाइवोट मिल गया हमको यहाँ पे 2। अब 5 को हम क्या करना है, अपने को 0 करना है। देखिए 5 को 0 करना है, क्या करना पड़ेगा बताओ। तो में 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया, यहाँ पे हम लगा दिए, R3 को हमने चेंज कर दिया, R3 माइनस 1/5 क्या करते हैं, R2 कर देते हैं। तो मैट्रिक्स जो हमको मिल जाएगा 1 माइनस 1 1 1 0 माइनस 2 0 2, ये दोनों तो चेंज नहीं होने वाले, अब ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस 1/2 इंटू 2 कर रहे हैं, ऐसा गड़बड़ कर दिया क्या, 1/5 करेंगे ना, हाँ 1/5। मैं क्या लिखा हूँ, क्या गड़बड़ कर दिया जी, सर सेकंड रो को अगर 1 1 बना ले तो फिर थर्ड रो में हाँ ये R3 कर सकते माइनस हैं, हाँ सही बोले, R2 कर लेंगे तो हो जाएगा। 1 1 कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए 1 1 कर लेते हैं पहले, R2 को चेंज कर दो, 1/2 R2 कर दो, ज़्यादा आसानी से होता है। ये 1 बनाने वाला ही सही मेथड है एक्चुअल में देखा जाए तो, बिना किसी झंझट के। क्या कर रहे हैं हम, माइनस नहीं,
इसको मिटाओ, ये आपका आ गया 1 0 1 और 0 5 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। ठीक, इसके बाद और आसानी से हम इसमें ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अब R3 को चेंज करो आसानी से, R3 माइनस सीधा करो 5R, वही मतलब था एक साथ हो जाता, 5/2 करना था एक्चुअल में, मैं गलत लिखा था ऑपरेशन को। ठीक, ऑपरेशन में गलत लिखा था, 5/2 करना था, चलो कोई बात नहीं, R2 ये, तो ये दे देगा हमको 1 -1 1 1 0 1 0 1 और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। और देखिए ये अल्फा माइनस 2 है, ध्यान दो ये अल्फा माइनस 2 है, R2 में इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो फाइनली आपका अल्फा माइनस 2 ही हो जाएगा, देखिए, है ना। अब यहाँ से बीटा माइनस 2 माइनस कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 5, मतलब मिल जाएगा हमको बीटा माइनस 7। तो थोड़ा सा इस कॉलम के एंट्रीज को मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपका 1 1 ऐसा, ये हमको मिल गया फाइनल जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इक्वलेंट फॉर्म मिल गया। अब यहाँ से हमको जो भी चर्चाएं करनी है यहीं से करनी है। चलिए ये लास्ट यहाँ से देखिए, पहला केस दिया हुआ है नो सॉल्यूशन के लिए, है ना। इसमें पहला जो दिया हुआ है नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ये दोनों इक्वल यदि नहीं होंगे तो कहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो अल्फा माइनस 2 है इसको हम 0 बना दें और बीटा माइनस 7 को नॉन 0 बना दें। देखिए इन्हीं दो चीज़ों पे तो निर्भर कर रहा है पूरी तरह से, हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इन्हीं दो पे डिपेंड है पूरी तरह से, है ना। तो यदि हम दोनों का रैंक इक्वल नहीं चाहते तो उस केस में अल्फा माइनस 2 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा और बीटा माइनस 7 को नॉन 0 होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको अल्फा की वैल्यू क्या क्या रखनी पड़ेगी, देखिए अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7, ये केस मिल गया। नंबर दूसरा, उसके बाद जो भी इसको ऑप्शन, ऐसा भी रख सकते हैं क्या सर, हाँ बताइए। नॉट इक्वल टू करने के लिए जैसे हम लोग यदि b-7 को इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसको नॉट इक्वल 0 करेंगे तो क्या होगा? हाँ चलिए अच्छी बात है, चलो चर्चा कर लेते हैं ना। 1 -1 1 1 0 1 0 1, अल्फा माइनस 2 को हमको नॉट इक्वल टू 0 करना है, तो मैं कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू ले लेता हूँ, स्टार है ना, यहाँ पे स्टार लिख दिया मैं और इसको हम बना दिए 0, ऐसा बोल रहे हैं ना। सर हाँ। हाँ तो अब देखिए इसमें हम ए का रैंक निकालें तो कितना आएगा, हमको 3 नॉन जीरो रो मिल गया तो 3 मिल गया। और यदि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का हम रैंक निकालें, अब बताइए इसका रैंक कितना होगा, आप बताओ। ये हो जाएगा। फिर भी 3 हो जाएगा और यस दोनों सर। क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको मिलेगा ना, यस सर। ठीक है ना। तो इनको ध्यान देंगे। चलिए इसमें जो दूसरा केस जो हमारा होता है जनरली, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल होना चाहिए, और वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 के इक्वल होने के लिए ये बीटा माइनस 7 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, है ना, इसको कोई मतलब नहीं है, केवल अल्फा माइनस 2 यदि नॉन जीरो हो जाता है उतना पर्याप्त है हमारे लिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में आपके मन में जो डाउट था वो यहाँ पे सामने आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस 2 जो है हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2, बस इतना पर्याप्त है। बीटा से यहाँ पे कोई निर्भरता नहीं है इसकी। और थर्ड जो इसका केस जो हो जाएगा, यहीं पे दाएं साइड में कर देता हूँ, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये होता है आपका
इसका रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक का 3 से हमको छोटा बनाना पड़ेगा। तो 3 से छोटा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको 0 लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अल्फा -2 इक्वल टू 0 और बीटा -7 को भी हमको 0 बनाना पड़ेगा। मतलब फाइनली इन दोनों का रैंक जो है 2 ही हो सकता है ना, 2 से तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं, देखिए दोनों रो में। तो 3 से छोटा मतलब वो 2 ही हो सकता है, तो उसके लिए हमको तीसरे रो को 0 बनाना पड़ेगा। तो अल्फा -2 इक्वल टू 0 और बीटा -7 इक्वल टू 0 जैसे ही करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा और बीटा इक्वल टू हमको 7 मिल जाएगा। ये 3 केस हो गया। अब आ जाते हैं जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा इज नॉट इक्वल टू 7। नो सॉल्यूशन, देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन है? नो सर, क्या बच गया? अल्फा बच गया। हाँ, अल्फा बच गया। देखिए ध्यान दो, नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा और बीटा दोनों पे डिपेंड करेगा हमारा ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है। बीटा नॉट इक्वल टू 7 तो होना चाहिए, लेकिन साथ में अल्फा इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। एक मिनट, क्या हो जाता है कर्सर पे? हाँ चलिए, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू 2 बोला है, ये तो इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 7 के लिए क्या दिखा रहा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -7। माइनस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे 7 ही होना चाहिए, गलत लिखा हूँ, ये ऐसा होना चाहिए 7, हाँ भाई। है ना। तो बताइए ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है ये भी। नेक्स्ट है अ यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2। ये करेक्ट है। ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल ये अल्फा पे डिपेंड करेगा और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऐसा। चलिए ये एक क्वेश्चन देखिए, जून 2018 का है, इसमें मेंशन किया हूँ, इसके ऊपर वाले में मैं मेंशन करना भूल गया कौन सी ईयर का है। तो ये 1 × x के फॉर्म में गिवन है ये, है ना। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीका से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहला चीज, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। करना क्या है इसमें, इसमें थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो, लेट x को हम x1 ले लेते हैं, ध्यान दो, x² को हम ले लिए x2 और xy को हम ले लिए x3 और हम y को ले लेते हैं x4। 4 वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। तो आसानी से हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बहुत ही आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो अब ये जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो कैसे बन रहा है, देखिए ये हो जाएगा x1 + 2x2 + 3x3 + 0 × x4 हो जाएगा, देखिए, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है, बशर्ते वेरिएबल के जगह में हमको लिखने के ढंग को बदल दिया है और कुछ नहीं, है ना। तो मैं सीधा इसको जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो फॉर्म है हम वहाँ आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए और सीधा मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स में आपका आ जाएगा 1 2 3 0 और ये यहाँ पे 6, नेक्स्ट 2 1 3 1 एंड 5 1 -1 0 1 एंड 7। ज़्यादातर सवाल जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछे गए हैं। अब ये जो पाइवट पहला रो में पहला एलिमेंट जो मिला उसके नीचे वैल्यू को 0 करते जाओ सीधा। तो मैं इधर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, R2 को चेंज करिए, R2 - 2R1 तो मिल जाएगा हमको 1 2 3 0 एंड 6, ये हो जाएगा 2 - 2 0, 1 - 4 ये हो जाएगा -3, 3 - 6 हो जाएगा फिर से -3 और 1 - 0 तो आपको 1 ही देगा और इसमें हम 2 मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 2 6 12 हो जाएगा और 5 में हम 12 माइनस करेंगे तो ये दे देगा आपको -7।
ठीक, अब नेक्स्ट एक और हमको ऑपरेशन थर्ड के लिए मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे R3 को चेंज करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं R3 माइनस R1 कर दो, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, -1 -2 करेंगे तो -3, 1 -3 करने पे फिर से -3, 1 -0 करने पे 1, और 7 -6 यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो हमको फिर से मिल जाएगा 1। इसी में फिर से आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए बताइए इसमें शॉर्टकट में एक और क्या हम ऑपरेशन लगा दें कि सब चीजें एक ही बार में दिखाई देने लगे, बताइए जी। इसमें देखिए तो मैट्रिक्स ए जो बना हुआ है हमारा, R3 मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों सेम है, देखिए। यस सर, R3 माइनस R2 करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हाँ हम R3 को चेंज कर देते हैं और R3 माइनस R2 कर देते हैं। ध्यान दें, जब ऐसा ही केस आता है तो लिनियरली डिपेंडेंट वाला केस आता है, आगे जब हम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना, तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और तो यहाँ से 1 2 3 0 6 हो गया, ये 0 -3 -3 1 और ये -7, और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 0 0 0 0, और 1 -7 हो रहा है तो ये आपको हो जाएगा 8। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रैंक ऑफ ए निकाल दो आप, कितना मिल गया, 2। थोड़ा सा वेट कर सर, क्या लास्ट को कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती है। एक मिनट वेट करेंगे, है ना, क्या हो गया। ठीक, चलिए, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका कितना रैंक हो गया, 3 हो गया, देखिए। और ये नॉट इक्वल टू है, और जैसे ही नॉट इक्वल टू वाला केस आएगा हम सीधा क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों जो है इक्वल नहीं हुए, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया, जो कि ऑप्शन डी है हमारा। अब इसी क्रम में इसमें और भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 3/3 का, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू वाई हैज अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ये y इक्वल टू x00, y इक्वल टू y00, सॉरी 0y0 एंड y इक्वल टू 0yz, या फिर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू RQ। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है ये, देखिए। तो इसको आप लोग होमवर्क में रखेंगे क्या, अगले के सारे क्वेश्चन बताइए कि इसे लास्ट क्वेश्चन चर्चा करें। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन इसको चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसका हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करते हैं, सपोज इसका जो सॉल्यूशन है हम क्या ले लेते हैं, लेट सॉल्यूशन बी कैपिटल Y इक्वल टू, हम क्या सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये हम सॉल्यूशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये कैसा होगा, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स Y होगा। तो कैसा लिखेंगे इसको, 2 0 5 1 2 3 -1 5 1,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड। देख लीजिए, y की वैल्यू हमारे पास ऐसा क्या हो जो हमको सॉल्यूशन देगा। कौन कौन से तरीके से, ये x 0 0 टाइप का मिलेगा तब हमको सॉल्यूशन मिलेगा, 0 y 0 टाइप का रहेगा y तब हमको सॉल्यूशन मिलेगा, या 0 y z टाइप का रहेगा, या फिर ये जो हमारा 3 टपल वाले जितने भी एंट्रीज है कहीं से भी y वैल्यू ले लो तब हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐसा कह रहा है सॉल्यूशन, ध्यान दें यहाँ पे। क्या क्या वैल्यू हम लेके चलेंगे तब हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है। हैज अ सॉल्यूशन, तो अ सॉल्यूशन कह रहा है मतलब आपका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि अ सॉल्यूशन लिख दिया मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा। इतना क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। है ना, अ सॉल्यूशन कह रहा है मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना। वर्डों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की हमको बात करनी पड़ेगी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर्स ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए, जो कि कितना है हमारा 3 है। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे, ध्यान देना, इसको आगे ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्कशन में ही ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना इसको अच्छे से, है ना। कैसे चर्चा करेंगे इसको, कि जैसे आप इसको आप इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन द लास्ट, हम चाहते हैं कि ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सभी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस स्थिति में ये आपका 205 यहाँ पे ऐसा बना दो आप, ये आपका क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यहाँ पे कोई नॉन जीरो एंट्री ले लो, है ना, यहाँ भी नॉन जीरो ले सकते हो, 0, यहाँ भी 0 ले लो, और यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री, और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आप वैल्यू लेके चल रहे हैं, ध्यान देंगे इसको, है ना। ये आपका 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हमारा ये नॉन जीरो कंफर्म बनना चाहिए, तभी आपका रैंक, दोनों का रैंक क्या होने होगा, इक्वल होगा। ध्यान देंगे आप। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तब हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक्चुअल में हमारा सवाल ये है सर एक्स वाई और जेड की कोई भी वैल्यू रहे, अगर हमको 3 पाइवट्स मिल गए हैं और वेरिएबल भी 3 है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा, सीधी सी बात है। तो इसमें एक्स वाई जेड हम कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान दो, उसी को समझना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख दो तो हमको 3 वोट मिल गए यहाँ पे, और ये रैंक हमारा यदि इक्वल हो गया है यहाँ पे इस केस में, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए, कह रहा है एक्स 0 0 टाइप का ही रहेगा तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा, कह रहा है। मतलब 1 0 0 टाइप का, या 2 0 0 टाइप का, या -6 0 0 ऐसा सॉल्यूशन रहेगा तभी ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, कह रहा है। मतलब जो सेकेंड और थर्ड टपल है उसको फिक्स्ड कर दिया 0 0, केवल पहला जो एंट्री है उसको वेरी करा रहा है ये। तो ऐसा तो नहीं है, हम कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं मैं। उसके बाद दूसरा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नंबर बी देखिए, 0 y 0, 0 का मतलब क्या है कि 0 1 0 हो सकता है, 0 -1 0 टाइप का कोई सॉल्यूशन दे सकता है, 0 -3 0 टाइप का हम कोई एंट्री ले सकते हैं, तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा कह रहा है। तो ये भी जरूरी नहीं है, इसके पहले और लास्ट एंट्री को देखिए, ये फिक्स्ड कर दिया, 0 0 कर दिया, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। लास्ट में देखिए 0 y z तीसरा नंबर, तो बी तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सी में देखिए 0 y z टाइप का मतलब 0 1 2 या 0 2 3 इस टाइप का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, कह रहा है। मतलब पहले एंट्री को फिक्स्ड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया हमारा, तो सी भी इनकरेक्ट। तो जो डी होगा, जो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो हम y लेके चलेंगे, है ना, मैं स्मॉल y कर दिया हूँ, ये गलत किया हूँ मैं, है ना, ये आपका कैपिटल Y है एक्चुअल में। बताइए, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और शामिल किया हूँ कि इसमें, हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ पे,
IIT जेम का एक क्वेश्चन था, है ना। इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद और भी जैसे क्वेश्चन होते जाते हैं, मैं आज ग्रुप में आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा।